हेलो दोस्तों, यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि एट द एंड आपके जो एमसीक्यूज़ हैं आप सॉल्व कैसे करते हो उनको, ठीक है। करंट अफेयर आप कैसे रिवाइज करते हो वही आपके काम आएंगे यूपीएससी प्री में, क्योंकि 2026 में हमने देखा 50-60% करंट अफेयर से भरा हुआ था। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ये द हिंदू से, पीआईबी से, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से, बल्कि सबके टॉपिक्स यहाँ पे हम लेके आते हैं, उनको करवाते हैं। सो अगर आप चेक करना चाहते हो वेरीफाई, तो वो भी आप कर सकते हो। इंडिया और सेशल्स, ठीक है, छपा हुआ था हमारे न्यूज़पेपर में द हिंदू में। इंडिया सेशल्स रिलेशंस के बारे में। सेशल्स ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटजिक पोजीशन इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सागर महासागर विजन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है हमारी। हिंदी में बाद में हम समझाऊंगा हिंदी स्पीकर्स के लिए। इंडिया हैज़ सपोर्टेड सेशल्स थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, डिफेंस कोऑपरेशन एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। थर्ड कहती है सेशल्स इज अ मेंबर ऑफ द बोथ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द इंडियन ओशन कमीशन, दोनों का मेंबर है सेशल्स। एंड फोर्थ है इंडिया एंड सेशल्स कोऑपरेट ऑन इशू सच एज ब्लू इकोनॉमी, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, एंड बड़ी बड़ी ऐसी स्टेटमेंट्स डाली हैं उसने 2026 के प्री में, तो डरना नहीं है स्टेटमेंट देख के। तो आपने बताना है पोस्ट करके, तब तक मैं आंसर दे देता हूँ इसका। देखिए, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेशल्स ने अभी ऑक्यूपाई किया है, बल्कि वो है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, वो है बल्कि मेडागास्कर के आसपास, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट है वो इंडिया के लिए। तो वो सागर एंड महासागर विजन में भी आता है सेशल्स हमारा। और सेकंड, इंडिया सपोर्ट कर रहा है सेशल्स को, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, उसकी कोस्टल सर्विलेंस रखने में मदद कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता है। ओके। उसके बाद फिर लोन वगैरह भी देता है इसको इंडिया। सेशल्स इज अ मेंबर ऑफ द बोथ इंडियन ओशन एसोसिएशन का मेंबर भी सेशल्स है, और इंडियन ओशन कमीशन का भी सेशल्स मेंबर्स है, ये भी आपने याद रखना है। एंड फोर्थ है इंडिया सेशल्स कॉर्पोरेट ऑन इशू सच एज, हाँ ऑब्वियसली तो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया सेशल्स, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के ऊपर, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर। तो चारों हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, तो इट इज़ द पैक्स मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये भी हमारा न्यूज़ में था, तो इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है, वो ऐसा कुछ पूछने लगा आज तक आजकल। पैक्स मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द मर्चेंट शिप एक्ट 1958। एंड सेकंड कहती है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, की इस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। थर्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज मर्चेंट शिपिंग, सी फेयर सर्टिफिकेशन, मैरीटाइम सेफ्टी, prevention of marine pollution. फोर्थ, इट इज़ आल्सो द नोडल अथॉरिटी ऑफ द रेगुलेटिंग ऑल मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो आपने पोस्ट करके आंसर देना है इसका, हम देख लेते हैं तब तक। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है जी, जो मैरी टाइम जो हमारे समुद्र में एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। एंड जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का है उसको भी इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। सेकंड में हमारी बिल्कुल सही है यहाँ पे। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर, याद रखनी है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है जी। फिर जो थर्ड है हमारी, वो वहाँ पे रॉन्ग है थर्ड, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है रेगुलेट करता है मर्चेंट शिपिंग, सी फेयर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। नहीं, एक मिनट, थर्ड तो हमारी करेक्ट है, हाँ थर्ड तो हमारी करेक्ट है, क्योंकि हाँ उसको रेगुलेट करता है ऑब्वियसली, मर्चेंट शिपिंग को सी फेयर सर्टिफिकेशन देता है, मैरीटाइम सेफ्टी हो गया, मैराइन पोल्यूशन हो गया, तो बिल्कुल सही है हमारी। और फोर्थ हमारे यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जो मेजर पोर्ट्स आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटी अंडर द मेजर पोर्ट अथॉरिटी। जो मेजर पोर्ट होते हैं बड़े, ठीक है, माइनर पोर्ट होते हैं वो छोटे होते हैं जो स्टेट के अंडर होते हैं, एंड मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं हमारे, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं पोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा, किसके अंडर, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के अंडर। उसको डीजीएस नहीं करता कंट्रोल, याद रखना है आपने, डीजीएस कंट्रोल नहीं करता मेजर पोर्ट्स को, उसको कौन कर रहा है, उसकी डायरेक्ट अथॉरिटी कर रही है, पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया फोर्थ। एंड आपने याद रखना है इसका हेडक्वार्टर अपना मुंबई में है डीजीएस का। बाकी पेरेंट मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटर हमने याद रख ली, ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है कि 1949 में बनाया गया था इसको। एंड लीगल बेस किससे पावर लेता है डीजीएस हमारा, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 से लेता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनीमिया मुक्त मुक्त भारत इनिशिएटिव के ऊपर। It was launched under the National Health Mission to reduce the prevalence of anemia across different age groups. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी anemia के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम फॉलोज द 6x6x6 स्ट्रेटजी, किसको फॉलो करता है प्रोग्राम, विच इंक्लूड द 6 टारगेट बेनिफिशरीज, ठीक है, कि 6 टारगेट बेनिफिशरीज आएंगे इसमें, 6 इंटरवेंशन होंगी एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा।
थर्ड हमारी है, इट टारगेट चिल्ड्रन को टारगेट कर रहा है, एडोलसेंट्स को कर रहा है ना, जो उससे बड़े हैं, एंड वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज में है, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को टारगेट करता है, किसको, अनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। फोर्थ, इट एम्स टू एलिमिनेट एनीमिया कम्प्लीटली इन इंडिया बाय 2030। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पे हम उलझ जाते हैं यार कि एक क्या हो सकता है, 30 होगा या नहीं होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो जाता है आंसर, डर लगता है ना हमें यार कि हम आंसर इसको टिक करें या ना करें, तो वो कन्फ्यूजिंग बनी रहती है हमारे दिमाग में। सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आप पोस्ट करके आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही लॉन्च किया गया था अनीमिया मुक्त भारत को। एंड उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, वो भी बिल्कुल सही है। इसमें 666 स्ट्रेटजी का टारगेट लिया गया था, जिसमें अपने 6 टारगेट जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, उसको टारगेट किया जाएगा, इंटरवेंशन को, एंड 6 ही इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आएंगे। ठीक है, और जो थर्ड है हमारी, वो भी बिल्कुल सही बात है। इसमें चिल्ड्रन हो गया, एडोलसेंट्स हो गए, वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको भी टारगेट किया गया है। एंड फोर्थ हमारी यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों, द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अलाइंड विद द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, नॉट एलिमिनेट। वो एलिमिनेट की बात नहीं कर रहा एनीमिया की, हम 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे टीबी को, उसको जैसे एनीमिया को। ठीक है, जैसे टीबी का टारगेट रखा हुआ था कि 2025 तक एंड कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ऐसे इसका टारगेट नहीं रखा हुआ एनीमिया का कि 2030 तक एंड करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ रिड्यूस करने की बात की गई है यहाँ पे कि टीबी एनीमिया को रिड्यूस करेंगे। तो फोर्थ हमारी रॉन्ग है यहाँ पे, तो इसका आंसर है बी। और आपने इसको याद क्या करना है कि लॉन्च इसको कब किया गया था, अनीमिया मुक्त भारत को 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। एंड इम्प्लीमेंट कौन किसके अंडर किया जाता है इसको, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको। एंड हमने वो टारगेट देख लिए, 6 टारगेट बेनिफिशरीज होती हैं, 6 की इंटरवेंशन होते हैं, एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेजर इंटरवेंशन कौन सी हैं, प्रोपियोलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड हो गया, वो सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह, आयरन की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, बाकी वो तो ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अच्छा, जो 6 टारगेट बेनिफिशरीज थे वो कौन कौन से हो गए, एक तो हमारे चिल्ड्रन हो गए, 6 से लेके 59 मंथ तक के हैं जो, ठीक है, 6 से लेके 59 मंथ तक के चिल्ड्रन। फिर एक जो 5 से लेके 9 साल तक के चिल्ड्रन है उनको टारगेट करता है। फिर एडोलोसेंट हो गए जो हमारे 10 से लेके 19 साल तक वाले, उनको टारगेट करता है। फिर जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में 15 से लेके 49 ईयर तक, उनको टारगेट करता है। और फोर्थ इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं, और सिक्स्थ इसमें लैक्टेटिंग वुमेन्स आती हैं, ठीक है, जो दूध वाली होती हैं। ठीक है, वो तो 6 टारगेट्स हो गए हमारे, यहाँ याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं फिर, वो है ऑपरेशन एमिस्टैट के बारे में, एमिस्टैट। तो ये था द हिंदू में, तो देख लेते हैं इसके बारे में। सो इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू असिस्ट अर्थक्वेक हिट वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला में अर्थक्वेक आए हुए थे 2, ठीक है, दूसरा अर्थक्वेक 39 सेकंड बाद ही आ गया था। तो वो भी पहली स्टेटमेंट आपने देखनी है। तो सेकंड है, द ऑपरेशन इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरिंग रिलीफ मटीरियल्स एंड इंडियन आर्मी मेडिकल टीम। और थर्ड है, अंडर द मिशन इंडिया डिप्लॉयड द बीशम क्यूब्स पोर्टेबल फील्ड हॉस्पिटल सिस्टम। ठीक है, बीशम क्यूब हमने देखा करंट में 2025 में भी था ये, कि जो ऊपर से वो पोर्टेबल हॉस्पिटल से होते हैं छोटे छोटे, उसको फेंका जाता है वहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो रखी जाती हैं वहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन वगैरह आ गया। एंड फोर्थ है, द वर्ड एमिस्टैड मीन्स फ्रेंडशिप इन स्पेनिश। तो पोज करके आपने आंसर देना है, और हम देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो पहली बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, आपने एमिस्टैड को अलग से शॉर्ट नोट में बना के लिख लेना कहीं पे, क्योंकि जो एमिस्टैड है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एडी थी, जो डिजास्टर रिलीफ बंदों को दी गई थी वेनेजुला में। ठीक है, अर्थ क्यों कहा था। सेकंड हमारी जो है वो भी बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे हमने इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड को डिप्लॉय किया है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। अब शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। और थर्ड हमारे विषम क्यूब हमने वो भेजे हैं, ठीक है, पोर्टेबल है वो, ऊपर से उसमें जो क्रूशल केयर होती है वो दी जाती है वहाँ पे विषम क्यूब्स में। और फोर्थ हमारी बिल्कुल सही बात है, एमिस्टैड का मतलब होता है फ्रेंडशिप। कौन सी लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में। तो काफ़ी डीप पूछता है यूपीएससी, तो आपने ये भी करके आना कि एमिस्टैड का मतलब फ्रेंडशिप होता है स्पेनिश में। ठीक है, तो हमारी सी मतलब की सारी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक आप और भी ऑपरेशन याद रख सकते हैं इसके साथ, जैसे ऑपरेशन मैत्री हुआ था, वो हमने नेपाल में किया था 2015 में, लिखते रहिए साथ। ऑपरेशन राहत हुआ था, राहत यमन में हुआ था 2015 में। ऑपरेशन संकट मोचन हुआ था साउथ सूडान 2016 में, संकट मोचन एस पे साउथ सूडान 2016 में। ऑपरेशन समुद्र सेतु कहाँ हुआ था, कोविड-19 जो कि अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको निकालने के लिए हुआ था 2020 में। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में हुआ था 2025 में, पिछले साल हुआ था ब्रह्मा। एंड अभी ऑपरेशन हमने एमिस्टैड पढ़ा वेनेजुला 2026 में। फिर नेक्स्ट हमारा है डिजिटल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में, डिजिटल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में। तो फर्स्ट है हमारी, राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सेकंड क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हैज़ बीन इस्टैब्लिश्ड अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू इन्फोर्स डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजंस। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली, ठीक है, बल्कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगोनाइज द राइट टू डेटा प्रोटेक्शन एज अ सेपरेट फंडामेंटल राइट, कि राइट टू डेटा प्रोटेक्शन जो है सेपरेट फंडामेंटल राइट है। फोर्थ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 हेल्ड दैट इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पोज करके आपने आंसर देना है, फिर हम देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर है। देखिए ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट डाल रहा है, 2026 का प्री आप निकाल के देख सकते हैं। सो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। जो राइट टू प्राइवेसी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज किया गया उसको फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में, ठीक है, पुट्टास्वामी केस में किया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी वो भी बिल्कुल सही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बोर्ड है उसने वो किसके अंडर बना था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर बना था, वो याद रखना है आपने। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर बना था, याद रखना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड है हमारी वो यहाँ पे रोंग है, ठीक है। थर्ड हमारी रोंग क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक्सप्लिसिटली थोड़ी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ, तो एक्सप्लिसिटली वर्ड यहाँ पे गलत है। अपने एक्सप्लिसिटली वर्ड का ध्यान रखना है, वहाँ पे वो लिख देता है ऐसा कुछ, तो मेंशन नहीं है वो, ठीक है। वो तो ऐसे ही कर दिया उन्होंने बीच ही, ठीक है, इम्प्लिसिट, तो उसको फंडामेंटल राइट को इम्प्लिसिट किया गया, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया कि स्पेशली लिख रखा है डेटा, डेटा वाला राइट टू डेटा वाला, ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत हो गया। फोर्थ हमारी वो बिल्कुल सही है, द पुट्टास्वामी जजमेंट रेगोनाइज्ड किया है उसने इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी को एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन में जो प्राइवेसी है वो भी इंटीग्रल पार्ट होती है आपकी लाइफ टू लिबर्टी का, याद रखने है भी आपने। तो यहाँ पे हमारी बी स्टेटमेंट इज़ राइट, बल्कि बी आंसर इज़ राइट, 1 to 4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था अपना ड्रग्स शेड्यूल अंडर द ड्रग्स रूल्स 1945 के अंडर, ठीक है। इसमें कहते हैं इसमें ये छपा हुआ था H1H2, क्योंकि इसमें QR वगैरह वगैरह को ऐड किया गया था, तो आपने ये अच्छे से पढ़ना है कि H1H2 क्या है। तो ड्रग्स अंडर शेड्यूल H कैन बी सोल्ड ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये वही बेच सकता है जो रजिस्टर्ड है मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेकंड शेड्यूल H1 इंक्लूड सर्टन एंटीबायोटिक्स, एंटी TB ड्रग्स, सम हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन एंड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट सेल रजिस्टर्ड बाय द फार्मासिस्ट। थर्ड हमारी है शेड्यूल H2 इज अ सेपरेट स्टेचुरी शेड्यूल अंडर द ड्रग्स रूल 1945 डीलिंग विद द हाई रिस्क परसेप्शन मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें से पोज करके आपने आंसर देना है। सो देखिए पहली तो बिल्कुल सही बात है, जो ड्रग्स होते हैं शेड्यूल H के अंडर, ठीक है, वो तभी सोल्ड किए जा सकते हैं, तभी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बल्कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, वही बेच सकता है। आपको कोई नहीं बेच सकता कि किसी ने दुकान खोली मैं बेच देता हूँ, वो नहीं बेच सकता, याद रखना है। शेड्यूल H में ड्रग्स को तब बेचा जाता है जब वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। और जो सेकंड है हमारी वो भी बिल्कुल सही है, शेड्यूल H1 इंट्रोड्यूस किया था 2013 में, ठीक है। एंड ये कवर करता है सर्टन, जैसे थर्ड को फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स को कवर करता है जी। इसमें एंटी TB ड्रग्स भी आती हैं, ठीक है, सर्टन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स भी आती हैं। केमिस्ट मस्ट मेंटेन सेपरेट रजिस्टर, इसको जो केमिस्ट होता है बेचने वाला दुकानदार, ठीक है, उसको सेपरेट रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ेगी डिटेल 3 साल के लिए, ठीक है। पुरानी जो 3 साल से दवाई आ रही है वो रखना पड़ेगा डेटा अपने पास। तो इस H1 में थोड़ा और कड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाई गई थी। और स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है, वो हमारी गलत है। देर इज़ नो शेड्यूल H2 अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल ऑन 1945, ठीक है। लेकिन हाँ अभी के लिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अभी H2 बना दी गई है, ठीक है, क्योंकि H2 में अभी QR वगैरह को ऐड करने की बात की गई है, तो आपने उसको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सो भी H2 में यही ऐड किया गया था कि वहाँ पे QR वगैरह, QR बार कोड वगैरह रखना जरूरी होगा तो ऑथेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, H2 को, ठीक है, याद रखना है। अभी अपडेट हुआ, अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो आज ही छपा हुआ था ये करंट अफेयर में, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है H2 के बारे में। एंड उसके बाद आपने कुछ और फैक्ट याद कर लेने हैं। पेरेंट लॉ मिनिस्ट्री मतलब कि वो कौन सी है इसकी लॉ, कौन सा है पेरेंट लॉ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। एंड रूल इसके जो बनते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर बनते हैं। लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है, CDSU करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड शेड्यूल H में हम फिर से देख लो कि क्या है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स होते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जा सकते। H1 में क्या था, स्ट्रिक्टर प्रिस्क्रिप्शन जैसे कंट्रोल, सेपरेट रजिस्टर लगाना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे 3 साल के लिए, तो वो सारी H1 में थी। और इसमें शेड्यूल X भी है। X में क्या है, उसमें नारकोटिक्स वगैरह डाली गई हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो, ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है वो शेड्यूल X। शेड्यूल K भी है इसमें, जिसमें सर्टन एग्जाम्पशंस फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द रूल, ठीक है। शेड्यूल K भी है इसमें, जिसमें सर्टन एग्जाम्पशन वगैरह रखी गई हैं कि कौन सी चीज़ बाहर रखी जाएगी, कौन सी अंदर रखी जाएगी, ठीक है। लेकिन H2 अमेंडमेंट किया गया था, उसमें आपने याद रखना है कि अभी QR वगैरह को ऐड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम
पीएम राहत स्कीम के बारे में। सो पीएम राहत स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। सेकंड है द स्कीम प्रोवाइड्स कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम फॉर अप टू 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। थर्ड द स्कीम इज implemented by the Ministry of Health and Family Welfare. Fourth है the scheme provide compensation to the families of all road accident victim irrespective of hospitalization। तो पॉज करके आपने आंसर देना है। सो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पीएम राहत उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम, बिल्कुल सही है ये। सेकंड जो है हमारी वो भी करेक्ट है। द स्कीम प्रोवाइड करती है आपको कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट देती है वो आपको 1.5 लाख तक का। कितने दिन के लिए? अगर एक्सीडेंट हुआ आपका तो उसके 7 दिन के बाद, बल्कि 7 दिन के अंदर अंदर तक मिल सकता है आपको। तो 1.5 लाख मिलेगा आपको फॉर 7 days आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के 7 दिन तक। उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड वो हमारी इनकरेक्ट है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इसकी जो मोर्थ है, मोर्थ बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वो लॉन्च कर, बल्कि वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो याद रखना है अपने, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो हमारे यहाँ पे ए स्टेटमेंट इज करेक्ट है 1 2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा कॉर्पोरेट भिक्षा मित्रा स्कीम के बारे में। सो इट प्रमोट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन इन रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन बैगिंग। और थर्ड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थर्ड है इट प्रोवाइड द डायरेक्ट मंथली कैश असिस्टेंस टू ऑल आइडेंटिफाइड पर्सन इंगेज्ड इन बैगिंग। और फोर्थ है हमारी इट कॉम्प्लीमेंट्स द स्माइल स्कीम। पोस्ट करके आपने आंसर देना है। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सो CSR बेस्ड रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव के ऊपर बेस है, ठीक है, बेस्ड है ऑब्वियसली, रिहेबिलिटेशन करते हैं जो बैगिंग मांगते हैं। और जो सेकंड है हमारी वो भी बिल्कुल करेक्ट है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। थर्ड हमारी वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं किया जाता वहाँ पे सिर्फ रिहेबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, कि आपकी स्किल डेवलपमेंट किया जाए, आपका हेल्थ केयर किया जाए, शेल्टर दिया जाए, आपको रहने के लिए अच्छी लाइफ दी जाए, ठीक है, कोई डायरेक्ट कैश वगैरह नहीं दी जाती वहाँ पे, ठीक है। तो वो हम थर्ड हमारी गलत हो गई। एंड जो फोर्थ हमारी है वो कॉम्प्लीमेंट करती है स्माइल स्कीम के साथ, ठीक है। स्माइल स्कीम भी हमने देखी थी, ठीक है, जो अपने ट्रांसजेंडर थे या फिर माइनर स्क्वेंजिंग करते थे उनके लिए बनाई गई।